नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये बात करता है कि किस तरीके से न्यायपालिका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं उनके कार्य में यहाँ पर दखल अंदाजी करते हैं और ये क्यों गलत है, इस बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये भारत का अफगानिस्तान में करा गया इन्वेस्टमेंट निवेश के बारे में बात करता है। इस समय यह महत्वपूर्ण इसीलिए हो गया है क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान वापस आ रहा है। तालिबान धीरे धीरे कब्जा करते हुए जा रहा है अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों का। करीब अभी अगर तालिबान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है अगर उसकी माने तो करीब 80% जो भूभाग है उस पर तालिबान वापस काबिज हो गया है, क्योंकि यहाँ से यूएस और जो नाटो की फोर्सेस है वो वापस अब लौट रही है। तो इसको देखते हुए भारत सरकार के द्वारा जो अफगानिस्तान में निवेश किया गया था उसका पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस बारे में यह आर्टिकल बात करता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। आज का एमसीक्यू देखते हैं। तो निम्न में से कौन से राज्य में ने हाल ही में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल प्रपोज किया है? जनसंख्या नियंत्रण बिल कौन से राज्य ने निम्न में से यहाँ पर एक प्रपोज किया है, लाने की बात की गई है? आपका ऑप्शन ए है महाराष्ट्र राज्य ने, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन सी है हरियाणा ने, या ऑप्शन डी बिहार ने। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे। तो आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये है कि शक्ति का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर, क्या भारत में वास्तविकता में फॉलो किया जाता है? क्या इसका वास्तविकता में पालन किया जाता है? जो भी आपका उत्तर हो, अगर आपको लगता है पालन किया जाता है तो आपको उसका कारण बताते हुए उत्तर लिखना है। अगर आपको लगता है कि ये नहीं होता है इसका पालन तो आपको उसका उत्तर कारण बताते हुए लिखना है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल सकती है हमारे टेलीग्राम चैनल से। हमारे टेलीग्राम चैनल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसे भी देख सकते हैं और साथ ही साथ स्क्रीन पर आपको अभी एक QR कोड दिख रहा होगा, आप उसे भी स्कैन करके सीधे हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी दिलचस्प अपडेट्स है, लीगल अपडेट्स, करंट अफेयर्स अपडेट आती रहती है समय समय पर, काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होती है। तो आप अगर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो lawsikho.judiciary सर्च करके आप हमारे जुडिशरी पेज से जुड़ सकते हैं। क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो लॉसिको क्लैट प्रेप, और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो UGC net_lawsikho से आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, जो हमारा पहला आर्टिकल है वो बात करता है कि न्यायपालिका किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण में दखलंदाजी करती है। हमने कई आर्टिकल डिस्कस करे हैं जिनमें हमने बात करी कि किस तरीके से जो विधायिका होती है, खासकर जो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका होती है, ये जुडिशियल मामलों में दखलंदाजी करती है। कभी कभी हमने एक दो दिन पहले ये भी आर्टिकल डिस्कस करा था कि किस तरीके से जुडिशरी जो है वो विधायिका का जो एरिया है उस एरिया में घुस के कानून बना लेती है, पॉलिसी बना लेती है। जुडिशियल ओवररीच देखने को मिलता है। अब एक और उदाहरण उसी तरीके का है कि न्यायपालिका किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन मतलब अन्वेषण, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स का जो काम होता है उसमें दखलंदाजी करती है और ये क्यों गलत है, तो हम इस बारे में जानेंगे। हाल ही में कई इंस्टेंसेस, कई वाकये ऐसे देखने को मिले हैं जिसमें जुडिशियल इंटरफेरेंस इन्वेस्टिगेशन में देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कुछ चीज़ें पहले ही कही है। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वनाथ बिरादार वर्सेस दीपिका के केस में 2021 में कहा है, कोर्ट्स हैव नो अथॉरिटी टू डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू डायरेक्ट द अरेस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कनेक्टेड विथ अ क्राइम। मतलब यहाँ पर जो हमारे न्यायालय है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के डोमेन में, आप उनके कार्य क्षेत्र में जाकर कोई भी जुडिशियल ऑफिसर ये नहीं कह सकता है
कि आप इस फलाना पर्सन को अरेस्ट करिए, या उदाहरण के लिए आपने एक्स पर्सन को अरेस्ट किया है पर आपने वाई पर्सन को क्यों नहीं अरेस्ट किया है, आपने एक्स को क्यों अरेस्ट किया है। तो ऐसे प्रश्न जो है या ऐसा निर्देश देना कि आप जाइए एक्स को अरेस्ट करिए, तो इस तरीके के निर्देश जो है वो जुडिशरी नहीं दे सकती। जुडिशरी का काम होता है न्याय देना, जस्टिस देना, अन्वेषण करना, जांच करना, इन्वेस्टिगेशन काम करना। ये काम होता है पुलिस का या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कार्यक्षेत्र में नहीं जाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कही है। तो ये अनडिजायरेबल क्यों है, क्यों नहीं जुडिशियल इंटरफेरेंस होना चाहिए यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में। तो सबसे पहली बात की गई है कि अगर हमारे देश का लॉ देखें तो हमारे देश का लॉ बोलता है अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल इज प्रूव्ड गिल्टी। मतलब जब तक सिद्ध नहीं हो तब तक हम किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं मान सकते। जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आता है, किसी भी कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है, तब तक हम किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं बोलते। हम यहाँ पे आरोपी शब्द या एक्यूज्ड यूज करते हैं, ये इन पे आरोप लगे हैं, ये दोषी नहीं है। जब तक यहाँ पर पनिशमेंट या ऑर्डर सजा नहीं सुनाई जाती है या ये नहीं माना जाता है कि इसी पर्सन ने क्राइम किया है। उसके अलावा दूसरा चीज ये है कि हार्मफुल टू पुलिस मॉरल एंड कट्स एट द रूट ऑफ फील्ड पुलिसिंग। तो यहाँ पे पुलिस का मॉरल ये कहीं ना कहीं पुलिस का आत्मविश्वास कम करता है, क्योंकि अगर कोर्ट में इस तरीके से लताड़ा जाता है पुलिस को या निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपना काम बिल्कुल ठीक से नहीं कर रहे, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, तो यहाँ पे पुलिस का मॉरल कहीं ना कहीं डाउन होता है। उसके अलावा जो फील्ड पुलिसिंग होती है उसके रूट्स को भी, उसकी जड़ों को भी ये धक्का पहुंचाता है। उसके अलावा अगर हम हमारे कानून में देखें तो सीआरपीसी की बात करें, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता है, इसमें इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को ये डिस्क्रिशन है, ये उनके यहाँ पर समझ पर, विवेक पे है कि वो किस पर्सन को अरेस्ट करे, कहाँ पर सर्च करे और किस चीज़ को वो सर्च के लिए या अरेस्ट के लिए छोड़ सकते हैं। तो सीआरपीसी के अंतर्गत ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ को ये विवेक इस्तेमाल करने की, सफिशिएंट डिस्क्रिशन यूज करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो अगर कोर्ट यहाँ पर इंटरफेयर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं सीआरपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। उसके अलावा कोर्ट्स को क्या समझने की ज़रूरत है? कोर्ट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि एक पद क्रम जो है वो हमारी पुलिस सिस्टम में ऑलरेडी है। तो यहाँ पर जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होता है तो वहाँ पर ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन, कोई आईओ है तो वो उस आईओ की इन्वेस्टिगेशन को 2 सीनियर ऑफिसर्स जो है वो सुपरवाइज करते हैं, वो उस इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान बनाए रखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो लॉफुल है और उसमें किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं हुई है। तो कोर्ट को ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे देश में ऑलरेडी व्यवस्था है। यहाँ पर एक बात ये की गई है कि इंटरफेरेंस इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन सुपरवाइजर्स फेल इन देयर ड्यूटी। तो जब पहले ही सुपरवाइज करने की जो शक्ति दी गई है 2 सुपीरियर ऑफिसर्स को, अगर उसमें सुपीरियर ऑफिसर फेल हो जाते हैं उस मामले में तो कोर्ट बिल्कुल दखल अंदाजी कर सकते हैं और ये बिल्कुल इस तरीके से जस्टिफाइड रहेगा। लेकिन जहाँ पर ये दिख रहा है कि सुपरवाइजरी पावर जिन ऑफिसर्स को दी गई है वो बराबर अपना काम कर रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बराबर अपना और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी अपना बराबर काम कर रहे हैं, उस स्थिति में कोर्ट की दखल अंदाजी कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। उसके अलावा और कुछ बात की गई है, जैसे एफआईआर की बात करें तो कई बार हमारे देश में ये चीज़ देखने को मिलती है कि एफआईआर रजिस्टर नहीं होती। तो यहाँ पर हमको जो पुलिस ऑफिसर्स है, खासकर जो ऑफिसर पोस्ट के नीचे है, उनको हमें एडुकेट करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो
कॉमन जनता है हमारी, उनको भी, आम जनता को भी ये एडुकेट करने की और जागरूक करने की आवश्यकता है कि अगर आप पुलिस के पास में जाते हैं तो पुलिस स्टेशन में एफआईआर होना मैंडेटरी होता है, एकदम ज़रूरी होता है, और कानूनी रूप से पुलिस ऑफिसर बाध्य होते हैं एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। फिर उसमें ये बात आगे चल के पता चलती है कि इन्वेस्टिगेशन के पास में फिर जिस पे एफआईआर की गई है वो सही है या गलत है, ये आगे की बात रहती है, जो कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। उसके अलावा सीआरपीसी में यही भी प्रावधान दिए गए कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो जब भी एफआईआर रजिस्टर करते हैं तो उनको एक डायरी मेंटेन करनी पड़ती है, जिसमें डेली बेसिस पे प्रतिदिन के हिसाब से क्या जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या विकास हुए हैं, क्या नई चीज़ें आई है, वो अपडेट करना पड़ता है। एक कंक्लूडिंग रिमार्क इस आर्टिकल में दिया गया है कि यहाँ पर सारे पुलिस वालों को, सारे पुलिस ऑफिसर्स को एक जैसे ही समझना और एक जैसी ही नज़रों से देखना बिल्कुल गलत है। कुछ ऑफिसर, कुछ क्या मोस्ट ऑफ द ऑफिसर जो हमारी व्यवस्था में है वो बहुत ईमानदार है और अपना कार्य काफ़ी कर्तव्य निष्ठा से करते हैं। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हमारे सिस्टम में कुछ करप्ट ऑफिसर्स नहीं है, कुछ ऐसे ऑफिसर्स नहीं जो अपना काम बिल्कुल ठीक से नहीं करते। तो सिस्टम में हमको दोनों ही प्रकार के लोग मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई गलत उदाहरण लगा हो, कोर्ट के सामने बहुत से पुलिस ऑफिसर ऐसे आते हैं जो नेग्लिजेंट होते हैं, तो उस स्थिति में हमने सबको एक तरीके से देखने की आवश्यकता नहीं है। जो गलत होंगे ज़रूरी है यहाँ पर कि उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, लेकिन जो ऑफिसर्स अपना काम काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं उनके कार्यों में बिल्कुल दखलंदाजी की कोर्ट को कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम देखें हमारे देश में पुलिस व्यवस्था जो है अपने आप में काफ़ी सुधारों की इसमें आवश्यकता है। प्रकाशित जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने की अभी ज़रूरत है, जो बहुत से राज्यों ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। वही अगर हम हमारे देश में देखें तो पुलिस एडिक्वेसी इंडेक्स दिया गया है स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019 के द्वारा, जिसमें 0 से लेकर 1 के बीच के मानक में अलग अलग राज्यों की पुलिस को यहाँ पर रैंक दिया गया है। तो हमारे देश में जो सबसे एडिक्वेट पुलिस मानी जाती है दिल्ली पुलिस है, जिसे 0.60 यहाँ पर परफॉर्मिंग रेटिंग दी गई है। उत्तर प्रदेश इसी लिस्ट में 0.31 पे आता है, और अगर इंडिया का एवरेज देखें तो ये 0.42 है। मतलब 0 से 1 के मानक पे अगर हम समझे तो भारत में जो एवरेज पुलिसिंग है ये अपने स्टैंडर्ड के आधे स्तर पर है। तो इसमें ओवरऑल लेवल में सुधार की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रणाली में एक देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा अंडर स्टाफ्ड है। तो यहाँ पर भी आवश्यकता है कि हमारी सरकारें, हमारी व्यवस्था ध्यान दे। दूसरे आर्टिकल के और आते हैं जो कि तालिबान के बारे में बात करता है कि किस तरीके से भारतीय निवेश जो अफगानिस्तान में किया गया था उसको तालिबान के बढ़ते हुए प्रभाव से खतरा है, एक रिस्क है। तो पिछले 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में अलग अलग प्रोजेक्ट्स में करीब $3 बिलियन का निवेश, इन्वेस्टमेंट भारत सरकार के द्वारा किया गया था। तो एक मैत्रीपूर्ण ये कदम था अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी देश को लेकर। तो अगर हम देखें तो अब यहाँ पे तालिबान की तरफ से ये दावा किया गया है कि करीब करीब 80 से 85% जो भूभाग है अफगानिस्तान का उस पे तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान के नियंत्रण कंट्रोल में वो एरिया आ चुका है। अब ये जो एरिया जो तालिबान के कब्जे में आया है इसमें वो सारे एरियाज आ गए हैं जहाँ पे भारत ने पिछले 2 दशक में अफगानिस्तान को पुनः खड़ा करने के लिए, वहाँ के आधारभूत ढांचे को वापस खड़ा करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। भारत और अफगानिस्तान के जो संबंध है पिछले 2 दशकों में काफ़ी अच्छे हुए हैं। जब तालिबान का प्रभाव, एक समय था तालिबान का बहुत ज़्यादा प्रभाव था अफगानिस्तान का, फिर धीरे धीरे यूएस और नाटो की आर्मी का यहाँ पे कहीं ना कहीं आई और इंटरफेयर करा, उससे तालिबान का प्रभाव कम होते गया और अफगानिस्तान में लोकतंत्र की बहाली धीरे धीरे शुरू हुई। तो एक समय ऐसा था जब कुछ चुनिंदा कंट्री, कुछ मुट्ठी भर ही कंट्री अफगानिस्तान से संबंध बनाए हुए थे। उस समय भी भारत ने अफगानिस्तान का साथ नहीं छोड़ा। तो 2001 के बाद में जब अफगानिस्तान में लोकतंत्र की धीरे धीरे बहाली होने लगी और तालिबान का राज खत्म होने लगा, तो उस वक्त भारत ने
अफ़गानिस्तान के साथ में आके खड़ी हुई और धीरे धीरे अलग अलग तरीक़ों से अफ़गानिस्तान के साथ में अपने कूटनीतिक के संबंध भी स्थापित करे और अफ़गानिस्तान के अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे आधारभूत ढांचे वाले प्रोजेक्ट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया। इन प्रोजेक्ट्स में रोड, डैम, इलेक्ट्रिसिटी, उसी के साथ में स्कूल, हॉस्पिटल्स, इन सारे अलग अलग प्रोजेक्ट को भारत ने निवेश करते हुए फाइनेंस किया। उसके अलावा 2011 में भारत अफ़गानिस्तान स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि भारत अफ़गानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने के लिए, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में सहायता भी प्रदान करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। अगर अभी हम करंट लेवल पे देखें कि हाल ही में भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में कितना बायलैटरल ट्रेड होता है, व्यावसायिक संबंध देखें तो करीब ये $1 बिलियन का प्रतिवर्ष बायलैटरल ट्रेड देखने को मिलता है। तो जिन प्रोजेक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स थे, जिन पर जो स्टेक पे लगे हुए हैं यहाँ पर तालिबान का रिस्क बढ़ने के बाद में, उनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स से हम उनकी बात करेंगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो अफ़गानिस्तान के 34 प्रांतों में 400 से भी ज़्यादा भारतीय सरकार के द्वारा चालू किए गए प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जैसे मैं बात कर रहा था, उसमें सबसे पहले आता है सलमा डैम। सलमा डैम 42 मेगावाट डैम है जो कि हेरात प्रांत में स्थित है। 2016 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। इसे अफ़गान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है। जररंग डेलाराइम हाईवे 150 मीटर प्रोजेक्ट, 150 मिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है जो कि 2018 किलोमीटर लंबी एक हाईवे बनाने की बात भारत ने की गई थी, जो बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाना था। उसके अलावा 2015 में अफ़गानिस्तान का पार्लियामेंट जो है उसे बनाने में भी भारत ने $90 मिलियन की सहायता दी थी, जो कि फिर 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। इस पार्लियामेंट में एक बिल्डिंग जो है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी है। उसके अलावा स्टोर पैलेस की बात करें तो इसे भारत के आगा खान ट्रस्ट जो है उसके द्वारा 2016 में तैयार किया गया है। उसके अलावा 220 किलोवाट का डीसी ट्रांसमिशन लाइन भी भारत के द्वारा तैयार की गई थी। यहाँ पर अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत की तरफ किया गया था। काबुल में यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी, चिल्ड्रंस जो बच्चों का हॉस्पिटल है, वो भी शुरू किया गया था। उसके अलावा यातायात के लिए भारत की तरफ से 400 बसेस, 200 मिनी बसेस, 105 यूटिलिटी वाहन, 285 सैन्य व्हीकल, सैन्य वाहन और 10 एम्बुलेंसेस भारत की तरफ से एक मित्र के रूप में दी गई थी। अफ़गानिस्तान भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जो सार्क नेशन है, जो साउथ एशिया के नेशंस है, उनमें भारत को जो देश के लोग सबसे ज़्यादा चाहते हैं, उसमें से अफ़गानिस्तान का ऐसा देश है जहाँ के लोग भारत को बहुत ज़्यादा, भारत और भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि भारत और अफ़गानिस्तान के लंबे समय से संबंध रहे हैं। खासकर जब ब्रिटिश एरा ख़त्म हुआ उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस दोनों देशों के बीच में समय समय पर देखने को मिली है। उसके अलावा छाबार पोर्ट, जो कि भारत का बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, जिसमें ईरान, अफ़गानिस्तान जैसे आपको पता है कि लैंडलॉक्ड स्टेट है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसके कहीं पे भी समुद्र का भाग नहीं छूता है। तो समुद्र से जोड़ने के लिए छाबार पोर्ट को तैयार किया गया था। छाबार पोर्ट जो है ये ईरान से होते हुए अफ़गानिस्तान को जोड़ता था। भारत के लिए स्ट्रेटजिकली भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि ग्वादर पोर्ट जो है वो चीन के द्वारा तैयार किया जा रहा था। लेकिन अब तालिबान के द्वारा जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तालिबान का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ये जो हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हमारी है, इसे भी बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा। तो चलिए देखते हैं क्या अफ़गानिस्तान का लोकतंत्र जीतता है कि यहाँ पे तालिबान का शासन वापस आता है। ये आगे आने वाला समय ही हमें बताएगा। अगर जो भी अपडेट होंगे हम आपको ज़रूर अपडेटेड रखेंगे इससे। तो आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।